ओके, सो सबसे पहले जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं आज वो है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लास्ट इसमें अपन ने आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो देखा। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे NaCl का, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं यहाँ पे। वी हैव Na प्लस Cl2, ठीक है। तो Cl एटम ले रहे बेसिकली, या रादर देन टेकिंग से। उसके बाद थोड़ी देर में अपन देखेंगे Na प्लस Cl2 के साथ क्या होता है, वो भी अपने को देखना है। बट फॉर नाउ जस्ट टेक दिस। ओके, Na ये अपन गैशियस स्टेट में ले रहे हैं, और क्लोरीन जो है वो भी अपन गैशियस स्टेट में ले रहे हैं। तो इस तरह से ले रहे हैं अपन, ठीक है, गैशियस स्टेट में ही लेते हैं अपन। और हालांकि रिएक्शन कैन बी इन अ लिक्विड स्टेट वट एवर, राइट, किसी भी स्टेट में हो रही है, बट व्हेन यू शो द रिएक्शन इट हैज़ टू बी इन द गैशियस स्टेट, इसलिए दिखा रहे हैं अपन इसको। इसका थोड़ी देर में तुमको रीज़न भी पता चलेगा। ओके, अब Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास वैलेंस शेल में था, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, ओके सर, और क्लोरीन के पास यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इसने इसको दिया, तो यहाँ पे व्हाट यू गेटिंग इज Na प्लस और Cl। तो इसके इलेक्ट्रॉन से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड यहाँ पे इज़ कि जो क्लोरीन था उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बराबर है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट इसका जो चार्ज है वो आ जाएगा नेगेटिव, क्लोरीन का, सोडियम के पास पॉजिटिव, और ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये जनरली हाई होता है, ठीक है। तो इसके आगे अपन प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, सो कंडीशन क्या है जिसमें अपन आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करवाते हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल जो है वो ध्यान में रखो, ठीक है ना। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर दैट एटम दैट फॉर्म्स कैटायन शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो कैटायन बनाएगा, कौन कैटायन बना रहा है यहाँ पे, सोडियम कैटायन बना रहा है, इजंट इट। तो जो एटम कैटायन बनाएगा उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ओके, दैट शुड बी लो। इसका मतलब इसने जल्दी अपना कैटायन बनाना चाहिए, इजंट इट। जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से अपने को निकालते आना चाहिए, तब जाके ये कैटायन आसानी से बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, रिमेंबर दैट, इजंट इट। सो ये लो होना चाहिए। ओके, सेकंड फैक्टर, ओके, जो एटम अनायन फॉर्म करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। यहाँ पे अपन क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन बना रहा है, ठीक है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इजंट इट। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा, बड़े आसानी से, जब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बड़ा खुश हो जाएगा और नेगेटिव आयन बनाएगा। ओके, सो व्हाट वी वांट इज जो कैटायन बना रहा है उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो अनायन बना रहा है उसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए अब कौन से एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो कैटायन बना सकते जल्दी, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13। ये जो एटम्स है ये बड़े आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इजंट इट। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो इग्नोर दैट, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबसे आसानी से आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। देयर इज़ अ एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन आता है बेरिलियम। बेरिलियम के बॉन्ड्स आयनिक नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और टाइम है अपने को, ठीक है। एल्यूमिनियम के भी कुछ बॉन्ड्स मैंने तुमको बताया आयनिक नहीं होते, कुछ केसेस में आयनिक बॉन्ड होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते, ठीक है। ये भी आगे समझ में आएगा। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स, एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है, और टू सम एक्सटेंट लिथियम, बाकी सारे एलिमेंट्स आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जस्ट इमेजिन कि मैंने एक्सेप्शन क्या बताया यहाँ पे। एक्सेप्शन कौन से बताए मैंने, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कौन से एक्सेप्शन बताया, लिथियम,
बेरिलियम। एंड ग्रुप 13 में मैंने बोला कि जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे डोंट मेक आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के केस में मैंने बोला कि टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना, इन सम कंपाउंड्स एल्यूमिनियम इज आयनिक, इन सम कंपाउंड्स एल्यूमिनियम इज कोवेलेंट, ठीक है। तो ये आगे अपने को पता चलेगा। सो इसको अपन बाहर ही रखते हैं, ओके, एल्यूमिनियम और बोरॉन को। ये एक्सेप्शन मैं तुमको बता रहा हूँ, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम के जो कंपाउंड्स है दीज आर कोवेलेंट, ठीक है। लिथियम के आयनिक होते हैं लेकिन थोड़े बहुत उसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ओके, मतलब पूरी तरह से आयनिक नहीं होते, ठीक है, थोड़ा कोवेलेंट भी होता है, इसमें कैरेक्टर होता है उसमें, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या वो लो है क्या? ये ग्रुप में इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई है, बराबर है, यस। तो ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप वाले एलिमेंट का होता है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का होता है। दीज आर सेकंड पीरियड एलिमेंट, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है, इसलिए it's very difficult to remove the electron from them, and that's the reason why you are unable to make ionic bond, fully ionic bond, ऐसा बोल रहे हो अपन, ठीक है। इसके पीछे there are other reasons also, ठीक है, और भी reasons है, यही reasons नहीं है, धीरे धीरे अपने को पता चलेंगे सारे reasons, ठीक है। but that is one of the reason, having a high ionization potential for these elements, okay, makes them share the electron rather than donate the electron, okay। लिथियम तो खैर डोनेट करता भी है, मैं जैसे बताया, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर बेरिलियम या जैसे बोरॉन की अगर बात करें, बेरिलियम बोरॉन, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट्स पकड़ लो, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ओके, इवन दो दीज आर यू नो बोरॉन इज समवॉट मेटलॉइड, ठीक है, तो इवन देन दे कम इनटू ग्रुप यू नो मेटालिक ग्रुप्स बेसिकली, even then their ionization potential is high and their compounds are largely covalent compounds बोल रहे हैं अपन इनकी, okay। so group 1 और group 2 के elements they make ionic bonds, okay। secondly जो अनायन बनाते, जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, आइदर और, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ऐसे एलिमेंट्स भी आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये एलिमेंट्स कौन से हो गए? ग्रुप 17, ग्रुप 16 एंड टू सम एक्सटेंट ग्रुप 15, लेकिन जनरली अपन बात करेंगे ग्रुप 16 और 17 की, ओके। ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हैलोजन्स आर नोन टू मेक आयनिक बॉन्ड्स, बट सिर्फ आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, दे ऑल्सो में कोवेलेंट बॉन्ड, समझ में आया, अलग दो। बट आयनिक बॉन्ड अगर देखें, आयनिक कंपाउंड्स देखें तो जनरली अपने को क्या मिलेगा इसमें? सल्फर, ऑक्सीजन, हैलोजन, ओके, जनरली ये कंपाउंड्स अपने को मिलते हैं। टू सम एक्सटेंट फास्फोरस मिलता है एंड टू वेरी सम एक्सटेंट अपने को नाइट्रोजन भी मिलेगा, बट जनरली ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, ओके। सो ये दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फॉर्मेशन, एटलीस्ट यहाँ से अपन बोल रहे स्टार्ट हो रहा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब अगर मैं सोडियम और क्लोरीन ले रहा हूँ, सो दे आर टिपिकली ओके डिस्पोज्ड टू मेक आयनिक बॉन्ड। सो सोडियम एंड क्लोरीन दे कैन मेक आयनिक बॉन्ड वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, क्लोरीन का आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन बड़े आसानी से ले लेगा। यू कैन गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या फिर बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बनेगा, ठीक है, बट ये आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। थर्ड जो फैक्टर जो ज़रूरी होता है, पहला और दूसरा तो टिक होना ही चाहिए, थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लो कि यू हैव Na प्लस Cl माइनस आयन, ठीक है ना, इस तरह के आयन्स बने हैं, तो क्या ये आयन्स सिर्फ इंडिपेंडेंटली जुड़े हुए रहेंगे? ओके, क्या ये जैसे शुगर मॉलिक्यूल ले लो, तो वाटर मॉलिक्यूल ले लो, मैं वाटर का फॉर्मूला आसानी से लिख सकता हूँ H2, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ऐसा लिख सकता हूँ। NaCl का क्या फॉर्मूला है?
क्या ये NaCl का फॉर्मूला है? अगर तुम NaCl का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको कहीं पे भी NaCl एज अ सिंगल एंटिटी नहीं दिखती. ओके, यू लुक एट हियर, यू हैव Na एंड यू हैव क्लोरीन. देखो Na छोटा है, मैंने तुमको बताया था कैटायन का साइज छोटा होता है, अनायन का साइज बड़ा होता है. कैन यू सी दैट? ओके, Na का साइज जो है, Na का साइज छोटा है, क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है. ठीक है, ये जो Na है ये इस क्लोराइड से भी जुड़ा हुआ है, इस क्लोराइड से भी जुड़ा हुआ है, नीचे वाले क्लोराइड से भी जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले क्लोराइड से भी जुड़ा है, उसके पीछे में जो क्लोराइड है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है. सो ये सोडियम इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है. मतलब एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड आयन को टच करेगा. ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाया नहीं है. इफ़ यू लुक एट द, मतलब पूरा दिखेगा नहीं तुमको. अगर ये इसको देखते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये इसको और इसको ऐसे 4 इसको टच कर रहा है. सिमिलरली देर इज़ गोइंग टू बी 1 इन द फ्रंट इस साइड में, एंड देर इज़ गोइंग टू बी 1 इन द ऑन दिस साइड. ओके, इस वाले इसमें रहेगा क्लोराइड आयन. तो ऐसे हर सोडियम 6 को टच कर रहा है. अगर तुम क्लोराइड आयन को देखो तो तुमको वही दिखेगा. ओके, टेक एनी क्लोराइड आयन, इट इज़ टचिंग दिस सोडियम, दिस सोडियम, दिस सोडियम, दिस सोडियम, और पीछे में एक बीच में है. ओके, ये वाला सेंटर वाला, और वैसा ही एक सामने भी रहेगा. तो एवरी क्लोराइड आयन इज ऑल्सो टचिंग 6 सोडियम आयन. देर इज नो सच थिंग एज NaCl. NaCl जो लिखते हैं अपन, दैट इज अ फॉर्मूला. ओके, दैट इज अ एवरेज फॉर्मूला, बेसिकली एवरेज अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर. ठीक है ना, लैटिस स्ट्रक्चर का एक एवरेज फॉर्मूला है. ओके, वाटर के केस में आई नो एन इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल, आई कैन सी इट. जब मैं तुमको सिमुलेशन दिखाऊंगा इसका तो तुमको वाटर का मॉलिक्यूल दिखेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिखेगा इंडिपेंडेंटली. सोडियम का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली तुमको कभी भी नहीं दिखेगा. ओके, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें होता है लैटिस स्ट्रक्चर. क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर. ओके, ये होता है 3D लैटिस, 3 डायमेंशनल है ना, हर तरफ रहेगा. तो इस तरह के लैटिस स्ट्रक्चर तुमको आयनिक सॉलिड्स में दिखते हैं. ओके, और जब ये लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. अब फॉर्म क्यों होगा तो एनर्जी क्यों रिलीज होगी? जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग जब लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उस समय क्या हो रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. अगर ऐसे काफ़ी सारे सोडियम और क्लोराइड आयन काफ़ी सारे हैं अपने पास, ठीक है, और ये कंबाइन होके इस तरह का कोई लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन्स ये नज़दीक आ रहे, इजंट इट? चार्जेस नज़दीक आ रहे, अट्रैक्टिव फोर्सेस नज़दीक आ रहे, ये सॉरी अट्रैक्टिव अपोजिट चार्जेस नज़दीक आ रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. तो दिस इज़ अ नेचुरल प्रिंसिपल, इजंट इट? इससे क्या होगा? एनर्जी लोअर होगी. ओके, इजंट इट? जब अपोजिट चार्जेस नज़दीक आते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है. तो ये जो लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा उस केस में, ओके, यू गेट अ सिमेट्री. ओके, यू गेट अ सिमेट्री. उसके जो चार्जेस है ये बैलेंस हो रहे हैं और उस बैलेंसिंग के वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. ओके, इस एनर्जी रिलीज्ड प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. इसको आगे अपन और डिटेल में स्टडी करेंगे, बट लैटिस एनर्जी को सिंपल इसमें अगर डिफाइन करना है अपने को तो अपन बोलेंगे कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन सर्टन नंबर ऑफ स्पेसीज, ओके, आयनिक स्पेसीज होगा या कोवेलेंट स्पेसीज, विद सर्टन नंबर ऑफ स्पेसीज कम टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सॉलिड. 1 मोल ऑफ सॉलिड या सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ स्पेसीज. क्लियर है क्या? ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी. तुमको 1 मोल से अभी फ़िलहाल कोई लेन देन नहीं है, बट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जब की बात हो रही है, 1 मोल बोले तो क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है ना. तो अगर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी. ठीक है, सीधी सीधी बात है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल ये स्ट्रक्चर रहेगा. समझ में आया? जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर ये स्टेबल होगा. अब इसेंशियली ये जो स्ट्रक्चर है
ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये कैसे इंडिकेट होगा, ये डिपेंड होगा इनके ऊपर, बराबर है, इनके साइज़ या इनके चार्ज के ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन देयर साइज एंड चार्ज, ठीक है। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा इनका लैटिस एनर्जी रहेगा। जब लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं कि लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है। ये क्लियर है क्या? लैटिस एनर्जी का प्रिंसिपल समझ में आया? बेसिक प्रिंसिपल, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये तुमने 10th में भी पढ़े हैं, मैं इसको थोड़ा सा बस रिवाइज करवा देता हूँ तुमको फटाफट। ओके, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, बराबर है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ध्यान में रखना सॉलिड फॉर्म में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या उनकी जो कंडक्टिविटी होती है लो होती है, ठीक है। देखो कंडक्टिविटी होती है थोड़ी बहुत, बट इट्स वेरी लो, इट इज़ निग्लिजिबल। अपन इसको बोल सकते हैं कि दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। बट इन लिक्विड फॉर्म और एक्यूअस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और एक्यूअस फॉर्म, ठीक है, ये दो फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सॉलिड फॉर्म में नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन लिक्विड और एक्यूअस फॉर्म में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो कंडक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए है, दो चीज़ें ज़रूर होती है, या तो यू नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये एक चीज़ चाहिए, और सेकेंडली यू नीड फ्री आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने लैटिस स्ट्रक्चर देखा, इजंट इट? लैटिस स्ट्रक्चर में जो आयंस थे वो बाउंडेड स्टेट में थे, है ना, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर। तो ये देखो, they are attracted towards other ions and they are bound by strong electrostatic force of attraction. तो यहाँ पे they are not in a free state, so they cannot move, बराबर है। तो ये ions मूव नहीं हो सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन if they are in a liquid state or in a aqueous state, they are free. Is this clear? If they are in a aqueous state or a liquid state, they will conduct electricity because they have free ions. Okay, या तो अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसे मेटालिक कंडक्टर जो होते हैं, वायर्स जो होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो अपन जो सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, या लिक्विड की बात करते हैं, आयनिक लिक्विड की, उसमें अपने पास फ्री आयंस होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स टेंड टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ओके, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है आयनिक कंपाउंड्स का? हाई। ओके, and the reason for that is because of these ions have high electrostatic force of attraction. इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ध्यान में रखना, अभी आपने लैटिस स्ट्रक्चर देखा, उसमें कोई इंडिपेंडेंट आयन नहीं है, काफ़ी सारे आयन्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव जो फोर्स आता है इसमें, दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। इट्स नॉट जस्ट वन आयन अट्रैक्टिंग द अदर आयन, ठीक है, ये पूरा नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क का एक क्यूमुलेटिव फोर्स होता है दैट बिकम्स वेरी ह्यूज। ओके, सो इसके लिए जो लगता है अपने को, ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टू ओवरकम दिस फोर्सेस, दैट इज़ वेरी हाई। फॉर एग्जांपल NaCl जो होता है ना, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इज़ 801 डिग्री सेल्सियस। NaCl का एक्सट्रीमली हाई। जस्ट थिंक अबाउट लाइक शुगर और सम अदर कंपाउंड्स, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट। शुगर होगा तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बर्न हो जाता है, चार हो जाता है बहुत जल्दी, तवे पे डाल दो तो ये चार हो जाता है। NaCl नहीं होता, NaCl डू नॉट मेल्ट। जब अपन खाना बनाते हैं इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है, तब जाके डिजॉल्व होता है। ओके, इट डजंट मेल्ट, शुगर मेल्ट होता है। आयनिक कंपाउंड्स दे आर हार्ड बट ब्रिटल, ठीक है, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। एंड सेम बिकॉज ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर, इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से दे आर हार्ड, एंड बिकॉज दे आर हार्ड दे आर ऑल्सो ब्रिटल। जो कंपाउंड्स हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा ब्रिटल भी होते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। दीज आर पोलर कंपाउंड्स, बराबर है, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Na+Cl-, पोलर है ना। अगर देखेंगे तो इनके ऊपर चार्जेस है, चार्जेस है मतलब दे हैव पोलैरिटी। सो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जैसे वाटर और अल्कोहल, ठीक है, बट दे विल नॉट डिजॉल्व इन समथिंग लाइक ऑयल, पेट्रोल, रॉकेल, केरोसिन, इनमें ये डिजॉल्व नहीं होते, बिकॉज दीज आर पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते।
तो ऐसे सॉल्वेंट चाहिए जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। समझ में आया क्या? ऐसे सॉल्वेंट में ही ये डिजॉल्व होंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ हाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें चार्ज सेपरेट करने का ताकत है बेसिकली, या चार्ज सेपरेट करने की पावर है उसमें। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? पावर टू सेपरेट चार्जेस। और वाटर में ये बहुत ज़्यादा है। ओके, वाटर इज अमेजिंग सॉल्वेंट। इनफैक्ट अपना जो पूरा केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, एवरीथिंग बेसिकली अराउंड अस, इट हैपन्स इन वाटर, बिकॉज वाटर इज़ अ ब्यूटीफुल सॉल्वेंट। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये जो हमको चाहिए होती है वो एग्जैक्टली मैच होती है फॉर मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट का देखो, मैंने तुमको अभी बताया इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो कितना है? 801 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? लेकिन पानी में ये आसानी से घुलता भी है। ठीक है, तो इसका जो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 801 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये पानी में बड़े आसानी से घुलता है, इजंट इट? तो इतना एनर्जी कैसे आ रहा है पानी में? ओके, जस्ट इमेजिन, ओके, कि पानी के अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इट डज हैव, ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नहीं है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी सप्लाई करते हैं टू सेपरेट दीज चार्जेस। अंडरस्टूड है? हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अपने को ये चार्जेस सेपरेट करने। देखो लैटिस एनर्जी जब बात कर रहे थे अपन, तो ये आयंस जब नज़दीक आ रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब जो आयंस को मेरे को सेपरेट करना है तो मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, और इतनी सारी एनर्जी मेरे को प्रोवाइड करनी पड़ेगी NaCl के लिए, और ये काम वाटर बहुत अच्छे से करता है। ओके, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ ग्रेट पावर टू सेपरेट चार्जेस, एंड दैट्स व्हाई वाटर इज सच अ गुड सॉल्वेंट। ये अंडरस्टूड है क्या? क्लियर है? जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अपन इस तरह से दिखा सकते हैं, Z1 टाइम्स Z2 E² dr²। ठीक है, अब Z1 और Z2 व्हाट आर दीज? बेसिकली चार्जेस ऑन द आयन। ठीक है, जैसे NaCl में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो था, तो एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अपन बेसिकली, और इनका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो ले रहे अपन, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज़ बेसिकली कितना था? 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम्स, बराबर है? 1.8 × 10⁻⁻19, सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, वो ले रहे अपन। D इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वाटर का ये कांस्टेंट होता है बेसिकली किसी भी सॉल्वेंट के लिए, तो वो ले रहे। एंड R, ओके, R, तो R जो है दैट इज़ द इंटरआयनिक डिस्टेंस। ठीक है, R इज़ इंटरआयनिक डिस्टेंस, मतलब कि अगर R ले रहे अपन, रेडियस ले रहे बेसिकली, इजंट इट? तो अगर मान लो दो सिचुएशन है, ये एक है, एंड देन वी हैव अनदर सिचुएशन जिसमें ये सिचुएशन है। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन करो कि दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो ऑब्वियसली देखो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे अगर रेडियस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। तो दो में से कौन से मेल्टिंग इसका पॉइंट कम रहेगा? कौन से इसमें? सो लेट्स कॉल दिस एज A एंड दिस इज B। तो A का या B का किसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा बताओ? ओके, सो इसेंशियली B का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि B में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है। ओके, तो इसेंशियली छोटा आयन अगर है, ओके, छोटे आयंस अगर है, ऐसा बोलेंगे अपन, अगर दोनों आयन छोटे आ जाते हैं, जितना कम डिस्टेंस दोनों के बीच का उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सेकंड, D अगर ज़्यादा है, ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मतलब उसमें, ठीक है ना, उस जो सॉल्वेंट में है वो जल्दी सेपरेट होंगे।
ठीक है, वो सॉल्वेंट में वो जल्दी सेपरेट होंगे बेसिकली, या जल्दी डिजॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर चार्जेस देखते हैं अपन, ठीक है, जितने ज़्यादा चार्जेस, ओके, जितने ज़्यादा चार्जेस उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे NaCl अगर लेता हूँ मैं और MgCl2 लेता हूँ, ठीक है, अनायन तो सेम ही है यहाँ पे, isn't it? This is positive, this is negative, this is positive, this is negative, लेकिन ये 2 पॉजिटिव है। तो ओनली डिफरेंस क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। समझ में आया क्या? इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, देखो मैग्नीशियम के ऊपर कितने चार्ज है, +2 के, ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज है, -2 के, इजंट इट। तो अब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का? देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर चार्जेस ज़्यादा आ गए, इजंट इट, या तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से मेरे को काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन से कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, कौन से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि तुमको सारे के सारे कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट याद करने हैं? डज दैट एक्चुअली मीन, मेरे को मालूम है कि इनके मेल्टिंग, मेरे को सिर्फ NaCl का मालूम है, मेरे को इतना मालूम हो गया कि ये ट्रेंड से NaCl का मालूम है तो MgCl का उससे ज़्यादा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उससे ज़्यादा ट्रेंड, ठीक है। मेरे को ट्रेंड पता करते आना चाहिए, एंड दिस इज़ बेसिकली अगेन पेइंग अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स, ओके। तुमको याद नहीं करना है, याद करने की गलती कभी भी मत करो। 10वीं तक तुमने याद किया है ना, हो गया, ज़िंदगी भर जितना याद करने का था वो कर लिया, अभी नहीं करने का है। अभी समझो कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है उसको हम कैसा यूज़ करेंगे टू गेट टू द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज़ व्हाट दीज कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अबाउट, ओके। इट इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स। अगर तुमने याद किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रहेगी ज़िंदगी की। डू नॉट मेमोराइज इट, ठीक है। तुमको 3-4 कंपाउंड दिए रहेंगे, बोला रहेगा इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या जो कुछ भी है। इसका मतलब इनका तुम्हारे को जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स है एक्चुअली में उन कंपाउंड्स का, उससे कोई लेन देन ही नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स, ओके। व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग, ये किस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, किस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है, या फिर इंटर आयनिक फोर्सेस किस में ज़्यादा है किस में कम है, इस तरह का सवाल पूछ रहे हो। समझ में आ रहा है ना? और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इजंट इट? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तुमने बहुत पढ़ाई की, सवाल ही समझ में नहीं आया तो क्या जवाब दोगे तुम, इजंट इट? यहाँ पे क्या होता है, यू नो ऑल द थिंग्स बट यू हैव नो क्लू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, सो यू आर जस्ट रैंडमली सिलेक्टिंग समथिंग व्हाट एवर यू फील लाइक इज द करेक्ट वन, गेस कर रहे हो। सो बेसिकली ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बिटवीन द कैटायंस एंड अनायंस, ठीक है ना, तो उतना ज़्यादा ये जो बॉन्ड रहेगा उतना स्ट्रांग रहेगा इसेंशियली। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकेज ऑफ आयनिक बॉन्ड और टेंडेंसी टू गो इनटू सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी लेस, बराबर है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी कम रहेगी बेसिकली अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ओके। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काय के ऊपर से आएगा, मैं तुमको बताया, साइज एंड चार्ज, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आर, अगर वैल्यू आर की ज़्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, कम, इजंट इट? तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ये जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, ओके। टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स NaF, NaCl, NaBr एंड NaI, ठीक है। ये 4 कंपाउंड्स हैं। इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो Na तो सेम है, सिर्फ जो हैलोजन है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? अनायन का साइज बढ़ रहा है, इसलिए जो डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो रेडियस है उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, फॉर्मूला ध्यान में रखो, इजंट इट? तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ द अनायन डिक्रीजेस, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, मतलब टू आंसर
many of the questions in the exam, okay, JEE as well as NEET या किसी भी एग्जाम में, if you answer the question based upon some existing formula, तो ये क्वेश्चन सही रहेगा, गलत नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम अपनी ही थियोरी बना रहे हो, अपनी ही थियोरी लगा रहे हो या अपना ही फॉर्मूला लगा रहे हो वहाँ पे, तो फिर ये आंसर सही नहीं हो सकता। ध्यान में रखना, इट हैज़ टेकन ईयर्स एक्चुअली टू डेवलप द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग नाउ। इसको डेवलप करने के लिए सालों लग गए हैं, ऑलराइट। और एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आता है तो यू हैव बेरली लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट का सवाल, 2 मिनट का टाइम होता है टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट या 3 मिनट पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या तुम 2 या 3 मिनट में कोई नई थियोरी बना सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू मेक अ न्यू थियोरी इन 2 or 3 मिनट्स? नो, राइट। सो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग थियोरी, एग्जिस्टिंग फार्मूला। और फार्मूलाज आर द बेस्ट, बिकॉज फार्मूले के बेसिस पे जब भी तुम आंसर करते हो, आंसर हमेशा सही ही निकलता है, ओके। सो रेडियस का इन्वर्स रिलेशनशिप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बड़ा साइज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। NaCl, BaCl2 एंड AlCl3, अगर एज यू गो फ्रॉम हियर द चार्ज इज इंक्रीजिंग, चार्ज ऑन द कैटायन इज इंक्रीजिंग, तो अट्रैक्टिव फोर्स is also going to increase and the solubility will increase, okay. So solubility will decrease as the charge increases. Understood again? Okay, this is primarily because of the attractive force. And you can also say कि जैसे चार्ज बढ़ता है, okay, just take the say these ions, तो चार्ज अगर बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बराबर है? नहीं, सॉरी, साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है क्या? सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग हियर इज कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, ओके, वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ओके। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी हियर, ऑलराइट। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, दीज आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी। कौन से फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन अभी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना, ओके। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, ओके, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि कौन सा आयनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा आयनिक कंपाउंड कम सॉल्युबल है। सेम प्रिंसिपल्स तुमको लगाने हैं, तो ये जो फैक्टर्स है ये ध्यान में रखो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है लैटिस एनर्जी। अब सॉलिड बन गया है, जैसे अपन ने NaCl सॉलिड ले लिया, ठीक है, अब ये पानी में घुलता है, आई नो दैट, राइट। तो ये जो NaCl का जो सॉलिड, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ विथ समथिंग लाइक KCl, ओके, या फिर CSCl, इनके साथ अगर कंपेयर करता हूँ, ओके, ये देखो यहाँ पे कैटायन चेंज हो रहा है, ये क्या, यू कैन टेक MgCl2 व्हाटएवर, इट डजंट रियली मैटर, अलग ले लेते हैं MgCl2 या MgBr2 ले लेते हैं, ठीक है। टेक दीज 3 सॉलिड्स, तो ऑब्वियसली ये सॉलिड ले रहे हैं, इनको अपन पानी में डाल रहे हैं और घुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अपने को ब्रेक करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे इस केस में क्या है, लैटिस एनर्जी ब्रेक करनी है। जिस किसी कंपाउंड की भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, ओके, अगर ज़्यादा लैटिस एनर्जी है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, इजंट इट। तो उसको घुलाने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इसेंशियली। मतलब इनकी नॉर्मल कंडीशन में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, कम, ओके। सो इसेंशियली स्टेटमेंट ये बनता है, ग्रेटर द लैटिस एनर्जी लेसर इज द टेंडेंसी टू डिजॉल्व, ठीक है ना। टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी, ऑलराइट। अगर ये केसेस में देखना है तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी KCl की रहेगी, फिर MgBr2 की रहेगी सॉल्युबिलिटी, या क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है इसलिए MgBr2 की, और फिर आई थिंक NaCl की सबसे कम सॉल्युबिलिटी रहेगी, ओके। NaCl की एक्चुअली सॉल्युबिलिटी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे ही अगर मैं
KCl और NaCl, ये दो सॉलिड लेता हूँ तो ये जनरली डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में बड़े आसानी से। लेकिन अगर मैं कैल्शियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट लेता हूँ तो ये जो सॉलिड्स है, देखिए इनमें क्या हो रहा है, चार्जेस ज़्यादा है, इजंट इट, चार्जेस ज़्यादा है इनके ऊपर। ओके, तो इसके वजह से इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो हाई रहेगी, लैटिस एनर्जी। ओके, LE बोले तो लैटिस एनर्जी, और यहाँ पे लैटिस एनर्जी कैसी है, लो। ओके, लो लैटिस एनर्जी। तो लो लैटिस एनर्जी रहेगी, इसके वजह से ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, ये डिज़ोल्व नहीं होंगे। ओके, सेकंड फैक्टर आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट। ये मैं तुमको ऑलरेडी बताया है कि अगर वाटर लेते हैं अपन तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, चार्ज सेपरेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसके वजह से आयनिक सॉलिड इसमें घुल जाएंगे। सारे नहीं घुलेंगे, जैसे NaCl KCl घुलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट AgCl AgBr, ये इस तरह के सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते पानी में। ओके, काफ़ी सारे सॉलिड है जो डिज़ोल्व नहीं होते, बट वाटर एक्चुअली हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो इसमें आयंस को डिज़ोल्व करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ओके, so it is basically to dissolve the ionic solid, a solvent must have high dielectric constant so that the attraction between the solvated ions is lowered। ठीक है, तो मैं तुमको दिखा दूंगा इसको। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेते हैं अपन, ये आयनिक सॉलिड है, ठीक है ना। तो अगर वाटर में अपन इसको डालते हैं तो वाटर क्या करेगा, ये जो सॉलिड है, सॉलिड या फिर ये जो आयनिक स्पेसीज जो है, इनको बॉन्ड बनाएगा इनके साथ और इनको पुल करेगा एक एक करके, ठीक है ना। तो एक एक आयन को ये पुल कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आयन है, इसको किस तरह से उसने घेर लिया है। ओके, यहाँ पे तुमको नेगेटिव आयन दिख रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन है और उसको किस तरह से घेर लिया है। तो ये जो चीज़ें होती है, जो स्पेसीज होती है घुलने के बाद, इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेटेड। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, वाटर। तो सॉल्वेटेड आयंस को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइड्रेटेड आयंस। अंडरस्टूड है क्या ये, सॉल्वेटेड आयंस को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रेटेड आयंस, क्योंकि सॉल्वेंट इटसेल्फ इज वाटर। अगर वाटर नहीं है, कोई और सॉल्वेंट लेता हूँ मैं, तो इसको सिर्फ अपन सॉल्वेटेड आयंस बोलेंगे। ठीक है, सो इसेंशियली देखो किस तरह से ये जो वाटर है ये आयंस को पुल कर रहा है, इजंट इट। सो इसको अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो चार्जेस है उसको पुल करने की ताकत ज़्यादा है। ओके, और जब आयंस बन जाते हैं इस तरह से, जब आयंस बन जाते हैं तो इन आयंस को उसी सॉल्वेटेड स्टेट में या सेपरेट रखने में दे आर वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है वो ये आयंस को क्या करेगा, सेपरेट रखेगा, इनको फिर से आके वापस मिलने नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो होता है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है टेम्परेचर का, बट इन जनरल अपने को मालूम है कि टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं, इन जनरल की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बराबर है ना। ठंडे पानी में अगर तुम नमक डालते हो तो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता, ठंडे पानी में शुगर डालते हो तो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता, गर्म पानी में डालते हो तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, इजंट इट। शुगर नमक गर्म पानी में जल्दी डिज़ोल्व होता है। तो इसेंशियली अगर जनरल देखें अपन, अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बराबर है। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का जनरल रिलेशनशिप क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है ना, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। जब ये होता है तो जो प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है इज एंडोथर्मिक। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस इटसेल्फ इज एंडोथर्मिक। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एंड शुगर और NaCl का जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब, वन सेकंड, एंडोथर्मिक है मतलब कि एनर्जी लग रही है, तो अपन जब इसको हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आया ना,
एनर्जी लग रही है, अपन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन जो है इज एक्सोथर्मिक, ओके। सो जब दिस इज द केस व्हेन डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि किसी सॉलिड को अपन ने पानी में डाला तो पानी जो है वो गर्म होगा। यू मे और मे नॉट फील कि पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन एनर्जी लिबरेट हो रही है, क्योंकि अगर बहुत कम एनर्जी लिबरेट हो रही है इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम फील करोगे उसको, ठीक है ना, कि पानी। लेकिन जैसे यहाँ पे एंडोथर्मिक बोलते हैं अपन, ठीक है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो जो ग्लास तुम पकड़ के, वो ग्लास थोड़ा सा ठंडा होता है, अभी इसलिए हम लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकली डिटेक्ट उसको नहीं कर सकते, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एक्सोथर्मिक में हो रहा है हीट एनर्जी बाहर जा रही है, तो एनर्जी बाहर जा रही है तो ग्लास क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। अगर तुम उसको डिटेक्ट कर सकते हो तो सही बात है, कोई बात नहीं। सो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक, ये कब मिलेगा आपने को, व्हेन सॉल्युबिलिटी, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं इस केस में। समझ में आया? इज इज क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर जो अपन देख रहे हैं दैट इज हाइड्रेशन, ओके। तो ये हाइड्रेशन मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे तुम एक चीज़ देख सकते हो, जैसे ये पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव आयंस अगर है तो वाटर का देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहा है, इजंट इट। तो पॉजिटिव आयन को नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडिंग। और अगर मैं नेगेटिव आयंस लेता हूँ, यहाँ पे देखो नेगेटिव आयंस, ओके, तो वाटर का जो पॉजिटिव पोल है, ओके, सो दिस इज पॉजिटिव, मतलब जो हाइड्रोजन वाला जो साइड है, ओके, उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव पोल। तो ये पॉजिटिव पोल उसको सराउंड कर रहा है, क्लियर है क्या? या सो इस तरह से हाइड्रेशन हो रहा है, ओके। नेगेटिव को पॉजिटिव एंड सराउंड करेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव एंड सराउंड करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव एंड सराउंड करेगा, ओके। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन, ओके। होता क्या है यहाँ पे कि जो वाटर है इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द आयंस। क्या बना रहा है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है आयंस के साथ। तो ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं तुमको, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। वाटर के हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। Which of the following compound is likely to be least soluble? So what I want you guys to actually apply the principle. Don't go on the looks. Looks can be deceptive, ठीक है ना, looks can be deceiving. तो देखने के ऊपर, दिखाने के ऊपर बिल्कुल मत जाओ, okay? Whenever you had to answer, try to see if you can apply a formula. Formula अपना था F is equal to Z1 Z2 E square D आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन ले रहे थे, ठीक है ना। अब सीधी सीधी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ओके। ये दो चीज़ें यहाँ से इमर्ज होती है, बाकी सारे तो चीज़ें ई इज कांस्टेंट डी इज कांस्टेंट, दो ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोराइड आयन तो कॉमन है, यहाँ पे आ रहा है पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयंस एंड गैलियम आयंस। अब बताओ चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है? देखो चार्ज के साथ डिपेंड है, चार्ज इधर ज़्यादा है, इजंट इट। सो वी कैन से चार्ज इंक्रीजेस, है ना, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इफ दे आर इन द सेम ग्रुप एंड दे आर इन द सेम पीरियड, इजंट इट। अगर सेम पीरियड में है और चार्ज इंक्रीज होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के हिसाब से क्या होता है? साइज बताओ, साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना। साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में देखा था। तो ये दोनों प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, साइज अगर कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दोनों केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो GaCl3 विल हैव द हाईएस्ट
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यू कैन से, ओके, गैलियम क्लोराइड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी द लीस्ट सॉल्यूबल ऑल्सो। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज कंप्रहेंसिव थिंकिंग, ओके। जब ये सारे एस्पेक्ट्स तुमको समझ में आएंगे, जब ये सारे एस्पेक्ट्स तुम लगाने सीखोगे, तो तुम्हारा आंसर गलत होने के चांसेस है ही नहीं, ओके। सो यहाँ से अपन थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की एनर्जेटिक्स देख रहे हैं। कंसिडर NaCl, NaCl को देखो, तो यहाँ पे सोडियम है, क्लोरीन है, ओके, ये कंबाइन हो रहे, तो व्हाट वी गेट इज NaCl। मैंने तुमको बताया था, इसके पहले जो इक्वेशन मैंने लिखा था वो इस तरह से था, यू गेट NaCl, ठीक है। ये गैसियस स्टेट में लिए थे अपन ने, गैस, ये भी गैस, ये, ठीक है, ये सॉलिड लिया था। सो इसेंशियली ये सिंपल तरह का इक्वेशन ले रहे हैं अपन, लेकिन एक्चुअली में ये होगा ना, सोडियम मेटल जो है सॉलिड स्टेट में वो रिएक्ट होगा क्लोरीन गैस, और अपने को NaCl सॉलिड मिलेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है अपने को, दैट इज़ -414 किलो जूल पर मोल, मतलब कि 414 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ NaCl अगर बनता है तो उसमें 414 किलो जूल एनर्जी रिलीज्ड होगी, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज्ड होगी कितनी? 414, सिग्निफिकेंटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है इसको अपन बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे NaCl फॉर्म हो रहा है इसलिए फॉर्मेशन बोलेंगे, या फिर जस्ट एक सिंपल में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको बोल रहे हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ एनर्जी और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड, ओके। सो अच्छी रिएक्शन है बेसिकली, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द ओनली वे टू कैलकुलेट द एनर्जी, ओके। हाउ डू वी नो कि इतनी एग्जैक्टली एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रादर देन जस्ट लुकिंग एट दिस एज अ सिंगल स्टेप, वी नीड टू ब्रेक डाउन दिस इनटू मल्टीपल स्टेप्स। क्या करना है इनको? मल्टीपल स्टेप्स में इसको ब्रेक डाउन करना है, ओके। तो जैसे अगर सोडियम आयंस देखते हैं अपन, ठीक है ना, तो सोडियम है, तो यहाँ पे देखो सोडियम जो है दैट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, और यहाँ पे जो सोडियम है दैट इज़ इन अ आयनिक स्टेट। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा ये? तो सबसे पहले तो सोडियम जो है, जो सॉलिड स्टेट में है, वो सोडियम को मेरे को गैसियस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे अपन सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोडियम को सबलाइम करना पड़ेगा फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, इसके लिए एनर्जी लगेगी, ओके। उसके बाद जो सोडियम है वो आयनाइज होगा, ओके, इसके लिए भी एनर्जी लगती है, इजंट इट। तो ये स्टेप्स मैं तुमको सारे एक साथ लिखवा के दूंगा। सो दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी, ओके, एंड दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये दोनों के लिए एनर्जी लगती है, मतलब ये दोनों की वैल्यूज जो रहेंगी वो पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव एनर्जीज, ओके। नेक्स्ट अगर क्लोराइड आयन क्लोरीन देखते हैं अपन, तो क्लोरीन को जो यहाँ पे जो स्टेट है क्लोरीन का, ओके, दैट इज़ क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग चीज़ें कंसिडर कर, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो मेरे को क्लोरीन 1 लेना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, ओके। इसको मैं बोलता हूँ बॉन्ड एनर्जी, ओके। बॉन्ड ब्रेक करना है मेरे को क्लोरीन क्लोरीन का, और मेरे को क्लोरीन को इस स्टेट में लेके जाना है, और फिर उसके बाद मेरे को इसको कन्वर्ट करना है इनटू क्लोराइड आयन। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब बॉन्ड एंथैल्पी जो है दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देना ही पड़ता है, राइट। लेकिन ये जो है दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की ज़्यादा है, इट इज़ नेगेटिव, ओके। क्लोरीन इज़ वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा। अब मेरे पास देखो क्लोराइड आयन आ गया, ओके, इजंट इट। मेरे पास सोडियम आयन आ गया, क्लोराइड आयन आ गया। अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? NaCl सॉलिड बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो एनर्जी होती है इसको अपन बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन? लैटिस एनर्जी। और ये लैटिस एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ठीक तरह से देखूँ मैं तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, और ये दो टर्म नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव है, लैटिस एनर्जी नेगेटिव है। सम ऑफ ऑल दीज एनर्जी अगर करता हूँ मैं तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 414 किलो जूल पर मोल। सारे एनर्जीज की जो वैल्यू है वो मैं सम कर रहा हूँ, तो इसको अपने को एनर्जी मिलती है 414 निगेटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ रही है वो देखेंगे अपन, और इनको अपन ऐड कैसा करते हैं वो देखते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बॉर्न हेबर प्रोसेस, ठीक है, या बॉर्न हेबर साइकिल, समझ में आया, ये अपन बोलते हैं। तो ये दिखा देता हूँ मैं तुमको, ओके, बॉर्न हेबर साइकिल। सो इस तरह से होता है बॉर्न हेबर साइकिल। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, याद कर लो बॉर्न हेबर साइकिल, अच्छे से समझ लो सबसे पहले। अगर समझ में आ गया तो याद अपने आप होता है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्या बोलेंगे इसको, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हेबर साइकिल का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है वो अपने को थर्मोडायनामिक्स में मालूम होगा, तो तब तक तुमको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ अपन देख रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और समझने में आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले सोडियम, मेरे को क्या करना है कि ये जो सोडियम है और क्लोरीन है इसको NaCl में कन्वर्ट करना है। ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इनटू मल्टीपल स्टेप। सोडियम कन्वर्ट हो रहा है सोडियम आयन में, और क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में, और ये जो आयन्स है ये कंबाइन हो रहे हैं टू गिव यू लैटिस ऑफ NaCl, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले देखो Na कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, बराबर है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन बोले तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ओके। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। सोडियम आयंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, सोडियम को कन्वर्ट कर रहे हैं सोडियम आयन में। सो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एनर्जी लग रही है, प्रोवाइड करनी पड़ रही है, इसलिए दिस इज पॉजिटिव। देन क्लोराइड आयन देख लो, ओके। सो क्लोरीन को कन्वर्ट करना है अपने को क्लोरीन एटम में, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसको क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अपन को बॉन्ड डिसोसिएट करना है या बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है क्या? यहाँ पे अपन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और यहाँ से अपन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझ में है। सो यहाँ पे ये 3 स्टेप में क्लोराइड आयन बन रहा है, ये 3 स्टेप में सोडियम आयन बन रहा है, और ये दोनों कंबाइन होते हैं टू गिव यू NaCl, ओके। अब देखो, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो अपने को सॉलिड मिल रहा है। दोनों कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में ये कंबाइन हो रहे टू गिव यू सॉलिड, मतलब लैटिस बन रहा है, ओके। जो मैंने तुमको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, उस तरह का ये लैटिस बनेगा, ओके। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है लैटिस एनर्जी, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कंबाइन टू गिव यू सोडियम क्लोराइड। ये दोनों जो होते हैं दीज आर 1 मोल, इजंट इट। तो ये भी 1 मोल NaCl बनेगा। सो ये रहेगा किलोजूल पर मोल, ठीक है। सो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और सबका सम करता हो तो देखो मेरे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ये है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ये है, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज दैट, एंड यू लैटिस एंथैल्पी। सबकी एंथैल्पीज मैंने सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो वैल्यू आ रही है
414, yeah, approximately that. Okay, it depends upon the overall process. Okay, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता ही है, that's fine. समझ में आया? So that is the amount of energy that is liberated. Clear है क्या? Okay, let's take a review question and then we'll stop. The major contributor for the formation of ionic bond in NaCl, major contributor कौन था, कौन सी एनर्जी थी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, बताओ मेरे. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बेसिकली दैट इज लैटिस एनर्जी. ये तुमको क्लियरली दिख रही है फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम. जिन्होंने अटेंशन दिया वैल्यूज़ के ऊपर भी, यू कैन सी दैट, राइट. मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर कौन दिख रहा है तुमको, लैटिस एनर्जी. ओके, लैटिस एनर्जी इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर. और इस अभी देखो सारे वैल्यूज़ देखो यहाँ पे, लैटिस एनर्जी अगर और थोड़ी कम नेगेटिव होती तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाती, इज़न्ट इट. तो अगर पॉजिटिव आ जाती तो ये जो प्रोसेस है ये अनफेवरेबल हो जाती, तो NaCl फॉर्म ही नहीं होता. अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाती यहाँ पे ये वाली, ओके, मतलब ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक होती तो NaCl फॉर्म नहीं होता. लैटिस एनर्जी ज़्यादा है इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए NaCl फॉर्म होता है. क्लियर है क्या, ये अंडरस्टूड है? ठीक है ना. we're gonna stop here, we'll continue with the chapter in the next class. Okay, if you have any doubt you can ask, if not then you guys can leave. Thank you very much, bye bye.